हाय फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ आज ऐसी कहानी जिसे जानकर शादी जैसे रिश्ते से इंसान का भरोसा ही खत्म हो जाए। ये कहानी है एक मासूम सी लड़की अनीता की। अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए तो और लड़कियां शायद ही शादी करें, शायद ही माँ बाप किसी लड़की की शादी करें। ये कहानी एक कहानी नहीं बल्कि समाज की सच्चाई है जो बहुत सी लड़कियां सहती है फर्ज की खातिर। आइए जानते हैं इस अनीता के बारे में। अनीता जो कि वीरपुर की रहने वाली है। अनीता के पिता का नाम रामदत्त था। अनीता के 5 बहनें और 2 भाई है। पिता की खाट बनाने की उनकी खुद की दुकान थी। माँ गृहिणी थी, पर किस्मत से दोनों ही भाई 5 बहनों में सबसे छोटे थे, तो कमाने वाले अनीता के पिता अकेले थे। अनीता 5 बहनों में सबसे छोटी थी। अनीता के पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार अपनी 4 बेटियों की शादी अच्छे घर में कर दी थी, पर जब अनीता की बारी आई तो बहुत घर देख लिए, पर कभी लड़का पसंद नहीं आता था, तो कभी लड़का कमाता नहीं था, तो कभी लड़के में कोई ना कोई कमी निकल आती, कभी परिवार बड़ा होता तो कभी कोई दिक्कत आ जाती। इस वजह से बहुत समय हो गया था, पर अनीता का रिश्ता होने में कोई ना कोई दिक्कत सामने आ जाती थी। पिता ने बेटी की जन्मपत्री एक पंडित को दिखाई। पंडित जी, जरा देखिए तो मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा, बहुत अड़चने आ रही है। कोई दोष है क्या मेरी बेटी की कुंडली में? कब होगी मेरी बेटी की शादी और कहाँ होगी? पंडित जी ने जन्मपत्री देखी और कहा कि आपकी बेटी की शादी जल्द ही हो जाएगी और ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही होगी। आप चिंता ना करें जजमान। पंडित जी की बात सुनकर अनीता के पिता को थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है धीमे धीमे। एक शाम अनीता के पिता ऐसे ही कमरे में लेटे थे, तभी अनीता के फूफा जी आ जाते हैं। राम राम रामदत्त जी और जीजा, आओ आओ, बैठो बैठो, आज इधर कैसे आना हुआ? रामदत्त ने अनीता के फूफा जी से पूछा। आपकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता लेके आया हूँ, आप भी खुश हो जाएंगे, ऐसा रिश्ता है। अच्छा, जरा बताओ तो हमें भी। केलारस में एक लड़का है, अच्छा कमाता है, खानदान भी नामी है, 1 नंबर परिवार है। अनीता के फूफा जी ने बताया। अच्छा, लड़के भाई कितने हैं और क्या काम करता है लड़का? रामदत्त ने पूछा। लड़का लकड़ी का काम करता है और 6 भाई है, 2 बहनें हैं, पर परिवार बहुत अच्छा है। खुश रहेगी आपकी बेटी, राज करेगी वहाँ। अपने जीजा की बात सुनते ही रामदत्त को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, जिनके घर में 6 लड़के हैं वहाँ मेरी बेटी कैसे खुश रहेगी? इतना बड़ा परिवार में मैं अपनी बेटी को ब्याह दूंगा? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? गुस्सा क्यों होते हो साले साहब? परिवार अच्छा है तो मैंने इसलिए कहा। बस अगर आपका मन नहीं है तो मत करिए, गुस्सा तो मत होइए। आपकी बेटी के लिए एक रिश्ता और लेकर आया हूँ। केलारस में ही एक परिवार और है जिनके 1 बेटा और 5 बेटियां हैं, वो भी अच्छा परिवार है। लड़की की आपकी तरह ही एक खाट की दुकान है। वाह, अब आपने मेरा मन खुश कर दिया। इस रिश्ते की बात से रामदत्त बहुत खुश हुआ और अपने जीजा का मुंह मीठा कराया और कहने लगे कि जिसके 5 लड़कियां हैं तो क्या हुआ, लड़कियां तो अपने ससुराल चली जाएगी, मेरी बेटी अकेली रह जाएगी, राज करेगी। अगर मैं जिसके 6 भाई है उस लड़के से अपनी लड़की की शादी करता तो मेरी बेटी तो रह ही नहीं पाती। मेरी बेटी वैसे भी बहुत सीधी सादी है। तुम्हारे कहने पर 6 भाइयों में अपनी बेटी की शादी करता तो परेशान रहती मेरी बेटी। लड़के का नाम क्या है? मुकेश नाम है, रामदत्त के जीजा ने कहा। और घर कहाँ है उसका? केलारस में ही है, आप चलना, लड़का देखने तब पता चल जाएगा। रामदत्त के जीजा ने कहा। ठीक है, तो शुभ काम में देरी क्यों, कल ही चलेंगे, रामदत्त ने कहा। अनीता के फूफा जी ने कहा, ठीक है, जैसा आप सही समझे। अच्छा साले साहब, तो अब मैं चलता हूँ। जब रामदत्त के जीजा जी जाने लगते हैं तो रामदत्त कहते हैं कि अरे, कल ही तो जाना है, आप आज यहीं रुक जाओ, कल लड़का देखने चलेंगे तो उसके बाद चले जाना। ठीक है साले साहब, जैसी तुम्हारी मर्जी। दूसरे दिन रामदत्त और अनीता के बाबा जी और फूफा जी और चाचा जी जाते हैं केलारस।
अनीता के फूफा जी लड़के वालों के यहाँ पहले ही बता देते हैं कि रामदत्त लड़का देखने के लिए आने वाले हैं। लड़के के पिता का नाम वंशीधर था। अगले ही दिन अनीता के फूफा जी और चाचा जी, बाबा जी और अन्य रिश्तेदार के साथ लड़का देखने जाते हैं। वंशीधर के घर पहुंचकर राम राम वंशीधर जी, राम राम रामदत्त जी, आइए। वंशीधर ने लड़का देखने आए हुए सभी मेहमानों का आदर सत्कार किया, अच्छे से खातिरदारी की और नाश्ता बनवाया। नाश्ते में चाय, नमकीन, बिस्किट और रवा बनवाते हैं और सबको नाश्ता देते हैं। थोड़ी देर बाद मुकेश रामदत्त के यहाँ आता है। सांवला रंग, लंबी हाइट, चेहरे पर मुस्कुराहट, शांत स्वभाव से रामदत्त को मुकेश पसंद आ गया। हमें तो आपका लड़का बहुत पसंद है वंशीधर जी, अगर आप भी हमारी बेटी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, रामदत्त ने कहा। अरे नहीं रामदत्त जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। हमें पता है कि आपकी बेटी अच्छी ही होगी। बहन जी को देखा था एक बार, इसी बात से समझ गए कि जब माँ सुंदर है तो बेटी भी सुंदर होगी। हमें आपकी बेटी नहीं देखनी है, वंशीधर ने कहा। सब खातिरदारी करने के बाद बात दहेज की आती है। आप ठहरे लड़के वाले, इसलिए हम आपको अभी बता देते हैं कि हमारे पास लड़की के सिवा देने के लिए कुछ नहीं है, बस हमारी लड़की ही है और उसे दिए हुए संस्कारी ही है, हाथ जोड़कर रामदत्त जी ने कहा। वंशीधर ने रामदत्त जी की बात सुनकर कहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, कन्या ही सबसे बड़ा दहेज है। लड़की संस्कारी होनी चाहिए और लड़की संस्कारी और गुणवान हो, और हमें क्या चाहिए, ये दोनों गुण आपकी कन्या में है। आपसे बड़ा तो कोई दाता नहीं है, हम याचक हैं जो आपके द्वार पर कन्या लेने आए। हमसे महान तो आप हैं कि अपने आंगन की शान हमें दे रहे हैं। हमारा तो बड़ा सौभाग्य होगा कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी। वंशीधर की बात सुनकर रामदत्त ने कहा कि हम खुद को खुश नसीब समझेंगे कि हमारी बेटी आपके घर की बहू बने। दोनों आपस में गले मिले और रिश्ता पक्का हो गया। रामदत्त ने वंशीधर का मुंह मीठा करवाया और वंशीधर ने रामदत्त का। आज रामदत्त जी बहुत खुश थे। उनकी लड़की का रिश्ता जो पक्का हो गया था, आज उन्हें बहुत ही खुशी हो रही थी। जैसा दामाद चाहते थे वैसा दामाद मिल गया। रामदत्त ने मुकेश को 1100 रुपये दिए और एक मिठाई का डब्बा दिया और मुकेश की बहनों को 100 रुपये बांटे और वंशीधर जी से विदा लेके अपने घर आ गए। घर आके रामदत्त ने अपनी पत्नी से बड़ी बड़ी तारीफें की लड़के के बारे में। भाग्यवान लड़का तो लाखों में एक है, हमारी अनीता के तो भाग्य खुल गए। उनका इतना बड़ा घर की अपना तो सारा गांव ही समा जाएगा। उस घर में 5 कमरे और एक आंगन तो इतना बड़ा है कि 10 कमरे और बन जाएंगे। वैसे हमारी अनीता को कौन सा 5 कमरों में रहना है, रहना तो एक में ही है। अभी उसकी ननद छोटी छोटी है, सबकी शादी हो जाएगी, उसके बाद तो सब कुछ इसी का होना है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पैसों के चक्कर में ऐसे घर में लड़की का रिश्ता कर आए हैं, वो लोग परेशान करे बाद में हमारी अनीता को। रामदत्त की पत्नी ने कहा। अरे नहीं भाग्यवान, बहुत अच्छे लोग हैं, रामदत्त ने कहा। बहुत अच्छे लोग हैं तो अच्छी बात है, पर न जाने क्यों मुझे चिंता हो रही है। भगवान सब अच्छा ही हो, रामदत्त की पत्नी ने कहा। अरे भाग्यवान, सब अच्छा ही होगा, तू चिंता मत कर। अनीता जो अब मन ही मन में मुस्कुराने लगी थी, अपने नए जीवन के सपने सजाने लगी थी। सोचती थी कि मेरा राजकुमार कैसा होगा, मुझे चाहेगा या मुझ पर गुस्सा करेगा। यही जीवन कट रहा था अनीता का। अनीता बहुत सीधी सादी लड़की थी, चतुर बहुत थी। घर का कोई काम ऐसा नहीं था जो वो नहीं कर पाती हो। सर्वगुण संपन्न थी अनीता। 10वीं पास थी, जो उसके परिवार में वो पहली लड़की थी जिसने 10वीं पास किया था। काम में बहुत चतुर थी, पर मुंह नहीं चलाती थी। बड़ों की बात जैसे सराखों पर मानती थी। अभी अनीता की उम्र महज 16 वर्ष थी। बाली उम्र में नए इंसान का जीवन में आना अच्छा ही लगता है। उस समय में फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता था, पर दिल के तार तो पिताजी के द्वारा मुकेश की इतनी तारीफ करने से ही जुड़ गए थे। रामदत्त को तो जैसे मन मुराद मन्नत मिल गई थी।
उसकी और बेटियां ज़्यादा अमीर घर में नहीं थी, साधारण से घर में थी और परिवार बड़ा था, पर छोटी के लिए परिवार भी छोटा और अमीर घर का लड़का। इस बात से वो बहुत खुश थे। उनको लगता था कि बहुत भाग्यशाली है मेरी छोटी बेटी जो ऐसे घर की बहू बनेगी। मुकेश भी बहुत खुश था। मुकेश से ज़्यादा खुश उसकी माँ थी। बहू आएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा, और इस बात से भी कि अब अपनी ही मालकिन गिरी होगी। सारे दिन बैठकर मोहल्ले की औरतों से बातें किया करेगी, और लड़की बहुत सीधी है, जो चाहेगी वैसा करवाएगी, और लड़की का परिवार भी पैसे वाला है। इस वहम में थी मुकेश की माँ। वो सोचती थी अगर लड़की आएगी तो बहुत सारा दहेज लाएगी। मुकेश की 5 बहनों को भी यही वहम था कि भैया की शादी में दहेज भी मिलेगा और काम भी नहीं करना पड़ेगा। मुकेश की उम्र भी 20 साल थी। उसको भी खुशी थी और मन में सपने ही अलग कि क्या पता कैसी होगी मेरी पत्नी। जब भी दोस्त उसे छेड़ते थे कि भाभी कैसी है या किसी नाम से भी, तो मुकेश शर्मा जाता है और कुछ नहीं कहता। मुकेश अपनी माँ की बात इस तरह मानता था जैसे कि हर बात सही कहती हो। वो माँ की गलत बात पर भी हाँ और सही बात पर भी हाँ में हाँ मिलाता, फिर चाहे वो उसके हित में हो या ना हो। उसकी माँ की ही घर में चलती थी। उसकी माँ के आगे तो पिता भी कुछ नहीं बोलते थे। 6 बच्चों सहित पिता को भी माँ की हुकूमत करनी पड़ती थी, पर अनीता हर बात से बेखबर अपनी ही दुनिया में खुश थी। कुछ समय बाद उड़ती हुई खबर आई रामदत्त के पास की। जिस घर में 6 भाई थे, उसी घर में उनके बड़े भाई अपनी बेटी की सगाई कर आए। बनती नहीं थी रामदत्त की अपने भाई से, इसलिए उन्होंने उन्हें सगाई के बारे में नहीं बताया था। रामदत्त अपने भाई की बेटी की किस्मत को कोसने लगे और अपनी पत्नी से कहने लगे कि बेचारी किस्मत खराब है, जो बाप इतने बड़े परिवार में लड़की की शादी करने का फैसला कर लिया है। इतने बड़े परिवार में तो बेचारी काम करते करते ही शाम हो जाया करेगी, नौकरानी बन जाएगी काम करते करते। रामदत्त की बात सुनकर उनकी पत्नी ने कहा कि ये आपसे किसने कहा कि परिवार बड़ा होता है तो लड़की खुश नहीं रहती है। कहा किसी ने नहीं, पर वो लोग गरीब भी बहुत है। उनके पास कोई जमीन भी तो नहीं है और लड़का अकेला कमाता है। लड़के के पिता भी ज़्यादा कोई अच्छा खासा काम नहीं करते हैं। परिवार का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल पाता है। ऐसे में वो कैसे खुश रह सकेगी, रामदत्त ने कहा। रामदत्त की बात सुनकर रामदत्त की पत्नी बोली कि जिस घर में पैसा कम होता है वहाँ लड़की खुश नहीं रह सकती। लड़की गरीबी में भी गुजारा कर सकती है, पर अगर प्यार करने वाले लोग ना हुए तो लड़की का जीवन मौत से भी बदतर बन जाता है। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान मत दे। सब पता है मुझे कि क्या अच्छा होता है और क्या बुरा, रामदत्त ने अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए कहा। रामदत्त की बात सुनकर अनीता की माँ चुप हो गई और घर के काम करने लगी। अनीता की माँ एक समझदार महिला थी। उसने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। घर में हमेशा से ही अनीता के पिता और दादी की ही चलती थी, तो घर में अनीता की माँ हमेशा से ही चुपचाप और गुलाम बन के रही थी। वो जानती थी कि जिस घर में औरत की चलती है उस घर में औरत हमेशा ही परेशान रहती है। यही हाल था अनीता की माँ का। उसको डर भी था कि कहीं रामदत्त अनीता की सगाई गलत घर में तो नहीं कराए हैं, पर दादी और पिता के आगे माँ की किसी ने नहीं सुनी। पर अनीता की माँ ने सोचा पिता है अनीता के तो अच्छा ही करेंगे। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। अनीता के ताऊ की लड़की की शादी भी नज़दीक आ गई। अनीता के घर वाले भी उस शादी में गए, क्योंकि उस शादी में वंशीधर जी आए थे जो अनीता के ससुर लगते थे। राम राम समधी जी। रामदत्त ने वंशीधर का स्वागत किया। आइए, आपकी बेटी हमारे घर की बहू है और आपके भाई की बेटी भी हमारे घर की बहू ही समझे, वंशीधर ने कहा। वो कैसे? रामदत्त ने आश्चर्य से पूछा। ये लोग आपके कौन लगते हैं? ये आपका घर कैसे? मैं समझा नहीं कुछ। समधी जी, जरा विस्तार में बताइए आप मुझे। जी जरूर, क्यों नहीं। क्या है ना, ये हमारा ही परिवार का लड़का है जिस घर में आपकी भतीजी जा रही है। आप तो ये समझिए कि आपकी बेटी हमारे ही घर जा रही है। बहुत अच्छा घर है, आपकी भतीजी खुश रहेगी। वंशीधर की बात सुनकर रामदत्त को थोड़ी राहत मिली। उनको लगा कि जैसा उन्होंने सोचा था
उस घर के बारे में वैसा कुछ नहीं है। अनीता की बहन की शादी अच्छे से साधारण तरीके से हुई थी। निर्मला नाम था अनीता की ताऊ की लड़की, जो अब अनीता की देवरानी बन चुकी थी, क्योंकि निर्मला का पति अनीता के पति से छोटा था। रामदत्त की भतीजी की शादी के बाद 4 महीने बाद अनीता की शादी थी। अनीता खुश होती तो कभी डरती भी शादी से। जब ये बात अपनी माँ या बहनों से कहती तो वो कहती कि शादी से पहले मन में ये भावना आना स्वाभाविक है, ये सबके साथ होता है, इसमें घबराने या दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। अनीता की माँ ने अनीता को समझा दिया। धीरे धीरे समय की रफ्तार से शादी की तारीख भी नज़दीक आ गई। शादी बहुत नज़दीक आ गई। रामदत्त को शादी की चिंता होने लगी थी। लड़की के पिता थे तो स्वाभाविक है चिंता होना। एक दिन रामदत्त चिट्ठी छपवाने गए तो वहां उन्हें वंशीधर मिल गए। वो किसी काम से आए थे उस दुकान पर। रामदत्त को देखकर पहले तो उन्होंने प्रणाम किया। उसके बाद वंशीधर ने कहा, देखिए समधी जी, हमने आपसे दहेज में कुछ नहीं मांगा, पर सामान आपको अच्छी कंपनी वाला देना है, क्योंकि हमारी समाज में बहुत इज्जत है। हमारा एक ही बेटा है, अगर सामान भी अच्छा नहीं हुआ तो क्या मतलब। वंशीधर ने अपनी बात कही और वहां से चले गए। अब रामदत्त की चिंता और बढ़ गई थी। चिंता के साथ ही साथ सोचने लगेगी, वंशीधर की भी बात सही है, उनका एक ही बेटा तो है, तो सामान तो अच्छा मांगेंगे ही। रामदत्त ने अपने मन को समझाया और थोड़ा सा कर्ज कर लिया। जिस इंसान ने कभी कर्ज ना लिया हो उसे तो टेंशन होती ही है। यही हाल था रामदत्त का। शादी की टेंशन में ना तो वो खाना अच्छे से खाते, ना ही अपना ख्याल रखते। रामदत्त को देखकर अनीता की माँ बहुत चिंतित होने लगी। उन्होंने एक बार पूछ ही लिया, अनीता के बापू, क्या बात है, आप बड़े ही चिंता में लग रहे हैं। जो वंशीधर ने कहा वो सब रामदत्त ने अपनी पत्नी को बता दिया। जब पत्नी ने ये बात सुनी तो डर से कांप गई। सोचने लगी, कहीं हम गलती तो नहीं कर दी उस घर में रिश्ता करके। पर अब ना तो रिश्ता तोड़ सकते थे, ना ही इतना पैसा है, पर अब इंतजाम तो करना ही था, बदनामी ना हो। इस डर से रामदत्त ने उनकी बात मान ली और कर्ज लेके सामान की व्यवस्था कर ली। उनकी आखिरी बेटी थी, इस वजह से उन्होंने सोचा कि जो देना है अब इसी बेटी को शादी में देना है, और तो अब है नहीं। वैसे तो हम अपनी बेटी को सभी देते, भाग्यवान, पर अपने हिसाब से देते। पर जो मांग अब वंशीधर के घर से आई है तो मांग महंगे सामान की है, जो बहुत महंगा पड़ेगा। अनीता के पिता, आप क्यों चिंतित होते हैं, एक ही बेटी तो रह गई अब हमारी। थोड़ी मेहनत करके उसकी शादी का कर्ज खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो हम मुक्त हो ही जाएंगे। बेटे हैं उनका तो भगवान भरोसे है, बेटियों का तो हमें ही करना है, क्योंकि वो अपने घर पहुंच जाए, सुखी रहे बस, और हमें क्या चाहिए। अनीता की माँ ने कहा, सही कह रही हो तुम, फिर मैं जाता हूँ दुकान पर और तुम घर का काम देख लेना। वैसे सारा सामान ले आया हूँ मैं, फिर भी कोई रह जाए तो पर्ची बना लेना उस सामान की, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ब्याह वाला घर है, रामदत्त ने अपनी पत्नी से कहा और दुकान के लिए निकल गई। अनीता की माँ भी मिर्च कूटने में लग गई। अनीता दरवाजे पर खड़ी अपनी माँ को निहार रही थी। तभी उसकी बहन ने आके उसे छेड़ा और कहा, क्या सोच रही है, पिया के सपने देख रही है क्या? चिंता ना कर, जल्दी ही पहुंच जाएगी वहां। अनीता दीदी की बात सुनकर बहुत तेज रोने लगी। अरे अरे, क्यों रो रही है दीदी, क्या सच में पराई हो जाऊंगी दीदी? अनीता की बात सुनकर अनीता की माँ के दिल को मानो कोई कांटा सा चुभा हो। वो अपने आंसुओं को छुपाती हुई कमरे में चली गई। दीदी, मैं तो हमेशा खुद को इस घर की रौनक समझती थी, पर बाबूजी का बोझ हूँ, मैं ये नहीं जानती थी। माँ ने कहा कि मैं पराई हूँ। क्या सच में पराई हूँ दीदी? बोलिए ना। अनीता की बात सुनकर दीदी को भी रोना आ जाता है। अरे पगली, तू पराई नहीं है, किसने कहा तुझसे? माँ ने कहा ना, उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम उनकी नहीं हो, उनके कहने का मतलब था कि तुम अपने घर जाओगी। ये रीत तो सदियों से चली आ रही है कि बेटियों का घर तो उनके पिया का घर ही होता है। अब देख तू ही, मेरा भी तो ब्याह हुआ था, अपनी मम्मी भी तो आई थी दूसरे घर से और इसको अपना घर बना लिया। अब रो मत, चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो।
जब शादी हो जाएगी ना तेरी, वो घर तुझे अपने आप अपना घर लगने लगेगा। अनीता की दीदी ने अनीता को समझाते हुए कहा, अच्छा दीदी, ऐसा भी होता है। हाँ, सब होता है पगली कहीं की। सर पर एक चपत लगाते हुए दीदी ने कहा, अब चल, कल की तैयारी भी तो करनी है, कल से मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। 5 दिनों बाद लगुन जानी थी। अब अनीता के वहां से कपड़ों की लिस्ट देखी गई तो उसने पूरे घर के साथ साथ 20 जोड़ी कपड़े अलग से थे। सबके कपड़ों के साथ सोने की अंगूठी भी मांगी थी लड़की के लिए। कुल मिलाकर 50 जोड़ी कपड़े थे। रामदत्त ने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो सामान उनकी औकात से बाहर था। फिर भी उन्होंने कर्ज लेके अनीता के ससुराल वालों की मांग पूरी की थी। सामान लेते लेते, तैयारियां करते करते कब 5 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन लगुन जानी थी। अनीता के लगुन में अनीता के भाई और चाचा जी और भी मेहमान थे। जितने भी करीबी मेहमान थे वो सभी गए। जब लड़के के हाथ पर रामदत्त ने सोने की अंगूठी और कपड़े रखे तो वंशीधर ने सब मेहमानों के सामने कहा, समधी, आप क्या कपड़े अकेले ही रखेंगे लड़के के हाथ में? हमारे यहाँ के रिवाज के अनुसार कपड़ों के साथ कुछ पैसे भी रखे जाते हैं, खाली कपड़े नहीं दिए जाते। वंशीधर की बात सुनकर रामदत्त ने कुछ पैसे रख दिए। इस पर वंशीधर बोले कि कम से कम 2100 रुपये रखिए, हमारी भी कोई इज्जतदार है। वंशीधर की बातों से रामदत्त को पक्का यकीन हो चुका था कि वो अपनी बेटी को गलत हाथों में दे रहे हैं, पर अगर सगाई तोड़ी तो बेइज्जती होगी, ये सोचकर वंशीधर की कही हर बात मानते रहे। जब रामदत्त और सभी लगुन से लौट आए तो रामदत्त ने अपनी पत्नी से वो सब कहा जो केला रस यानी अनीता के ससुराल में हुआ। रामदत्त की बात सुनकर रामवती यानी अनीता की माँ कहती है, जो लोग पहले कह रहे थे कि हमें सिर्फ बेटी चाहिए केवल, अब उनके यहाँ के रिवाज ही अलग है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई गलती कर रहे हो, हम ये रिश्ता तोड़ देते हैं। जरूरी है ये रिश्ता करना। हम तो अपनी बेटी को किसी गरीब घर में दे देंगे, कम से कम वो खुश तो रहेगी। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की बातों के कारण हम अपनी बेटी का जीवन नरक से बदतर कर दें। पैसे के लालची लोग हैं वो, वहाँ खुश नहीं रह सकेगी हमारी बेटी। रामवती ने रामदत्त को समझाते हुए कहा, तुम ज़्यादा ज्ञान मत दो, जाके अपना काम करो। तुम ही घर की मालकिन बनना चाहती हो क्या? जाके अपना काम करो, घर की बदनामी करवाना चाहती हो? रामवती की सास ने कड़कती हुई आवाज में कहा, जी माँ जी, मैं क्यों ऐसा चाहूँगी? रामवती ने डरते हुए कहा, जबान चलाती है मुझसे। सास ने फिर कहा। रामदत्त ने जैसे ये सब सुना तो उन्होंने रामवती को आंखें दिखाने लगे और आंखों से ही जाने का इशारा किया, जिससे रामवती अपने काम में व्यस्त हो जाती है। हाँ बता, क्या बात है? रामदत्त की माँ ने पूछा। अनीता के ससुराल में हुई घटना रामदत्त ने अनीता की दादी को बता दी। अरे, इसमें घबराने की क्या जरूरत है? इकलौता लड़का है उसका, तो इतनी मांग कोई ज्यादा नहीं है। ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा फिर हमें। अगर ये रिश्ता तोड़ दिया तो तुम नहीं जानते हो कि कितनी बदनामी होगी हमारी बेटी की, और तेरे बेटे की शादी होना भी मुश्किल हो जाएगी। अनीता की दादी ने रोब जमाते हुए कहा, वो सब तो सही है, पर माँ, अगर वो गलत हुए तो हमारी अनीता परेशान रही तो फिर क्या होगा? रामदत्त ने अपनी मन की बात बताते हुए कहा, परेशान कोई नहीं होता, जो कर्मों में लिखा है उसे फिर कोई नहीं मिटा सकता। दादी ने अपनी पुरानी रीत के हिसाब से रिश्ता तोड़ने को मना कर दिया और अपनी औरत से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, ऐसी ही तो औरतें घर बिगड़वाती है। रामवती ने जब ये शब्द सुने तो उसकी आंख में आंसू आ गए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। रामदत्त ने भी अपनी माँ की कही बात मान गए। धीरे धीरे हल्दी मेहंदी के रस्मों के साथ विदाई का दिन भी आ गया। जब लड़की की विदाई का समय आया तो उसमें भी वंशीधर की एक मांग और शुरू हो गई कि लड़की विदा जब होगी तब लड़के को साइकिल देनी होगी दहेज में, नहीं तो अपनी लड़की को घर में ही बिठाकर रखें। रामदत्त ने और ज़्यादा कर्ज लिया और उनकी मांग पूरी की, लेकिन शायद तब साइकिल बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती होगी, जैसे आज कार मानी जाती है। पर अनीता की विदाई हो गई, जिसको इतने नाजों से पाला, उसको आज इन्हीं हाथों ने किसी और को सौंप दिया।
अनीता की विदाई पर रामदत्त बहुत रोए। वो ऐसे घर में गई है जिस पर उन्हें नाज तो बहुत था, पर अब शंका के अलावा कुछ नहीं है। विदाई पर सारी बहनें और माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, पर अब विदाई के बाद एक सोनापन सा छा गया। लड़की की विदाई के बाद सब मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। ब्याह वाला घर था तो काम भी बहुत हो गया था। विदाई के दूसरे दिन तक सारे मेहमान जा चुके थे। घर में सिर्फ बहन भाई और माँ दादी पापा के अलावा कोई नहीं बचा था। फूलों से सजी डोली में बैठी अनीता को बच्चे बड़े ही गौर से डोली को देख रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे। अनीता के ससुराल में आज बहुत ही खुशी छाई हुई थी, बहुत ही सजावट थी। आज अनीता के ससुराल में सभी बहुत खुश थे। घर में नई बहू आने पर अनीता की सारी ननंद ने बड़े ही खुशी से अनीता का स्वागत किया था। औरतों में आपस में कानाफूसी हो रही थी। एक ने दूसरी औरत से कहा, लालावती की बहू तो बहुत ही सुंदर है। लालावती मतलब अनीता की सास। अजी सुंदर क्यों नहीं होगी, बिना दहेज की आई है, अकेला लड़का है, फिर भी कुछ नहीं मिला, लड़का लूट लिया, लड़की ही तो सुंदर है। सारी ननंद ने अनीता को बहुत ही सम्मान से डोली से उतारा और घर के अंदर ले जाने के लिए दरवाजे पर ले आई। तभी सास एक थाली में थोड़ी रोई, थोड़ी चावल, कुछ बर्फी और एक जलता हुआ दीपक रखकर अनीता और मुकेश दोनों की आरती उतारी और दरवाजे पर एक चावल का भरा छोटा सा कलश रखा, जिसमें अनीता को पैर लगाने को कहा सास ने। अनीता ने घर के अंदर गृह प्रवेश करते समय उस कलश से पैर लगाया और थोड़ा चलने के बाद अंदर एक थाली में लाल सिंदूर भरा हुआ रखा था, जिसमें अनीता ने अपने पैरों में लगाया और घर के अंदर चली गई, जिससे अनीता के पैर से घर में लाल पैर छप गए। गृह प्रवेश होने के बाद मुकेश से बंधा पल्लू छोड़ दिया और मुकेश वहां से चला गया। अनीता को बहुत सी औरतों ने घेर लिया। कोई अनीता को अच्छा बताता तो कोई कहता कि लड़का लूट लिया। सबकी अपनी अपनी बातें थी, पर अनीता की सास तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। जैसे घर में बहू आ गई तो सबसे पहले तो रिश्तेदार दूर के थे, उन्हें जाने की जल्दी थी, तो सबसे पहले मुंह दिखाई की रस्म रखी गई। सबने अनीता के पल्लू हटाए और सबने एक शब्द कहा कि लड़की बहुत सुंदर है, मुकेश भी सुंदर नहीं है इतना तो। ये बात लीलावती को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उनके बेटे को कम सुंदर बताया, तो उन्होंने औरतों के बीच में झट से बोल पड़ी, हमारा लड़का क्या कम सुंदर है, फिर अकेला लड़का मिल गया, ये कम है। दिया लेकर ढूंढते इसके बाप, फिर भी ऐसा लड़का नहीं मिलता इसे। पहले दिन यही बातें चलती रही ससुराल में। अनीता को सबकी बातें सुनकर रह रहकर रोना आ रहा था, पर सास ने या ननंद ने अनीता से कुछ नहीं कहा। बस अनीता को इसी बात से खुशी थी। सभी ने भाभी को बहुत ही लाड लडाया। सास अनीता के आगे पीछे रही, सिर पर हाथ फेरती रही। अनीता के लिए नाश्ता मंगवाया, नाश्ते के बाद खाना खाया। रात में औरतों का संगीत डांस हुआ, जिसमें अनीता ने इतनी अच्छी ढोल की बजाई की, सभी आसपास की औरतें आई थी गाने, उनका दिल जीत लिया। गाना और बजाने दोनों में ही अनीता ने सभी को फेल कर दिया। जब अनीता की डांस की बारी आई तो सबसे अच्छा डांस अनीता ने ही किया। सभी एक दूसरे से कहने लगे कि बहू तो बहुत ही चतुर है। लीलावती खुशी से फूली नहीं समा रही थी कि उसकी बहू इतनी सुंदर और चतुर है। अनीता की सब औरतें बहुत ही तारीफ कर रही थी। संगीत के बाद सोने का वक्त हो गया। अनीता ननंद के पास में ही सोई। सभी ननंद और भाभियों में रात भर बातें होती रही। सबसे छोटी ननंद बहुत छोटी थी, वो कहने लगी कि भाभी के पास मैं ही सोऊंगी। रात 2 बजे सभी सो गए। सुबह अनीता सबसे पहले उठ गई, सास बाद में उठी और अनीता को जागता देख बहुत खुश हुई और बनावटी खुशी दिखाते हुए कहने लगी कि इतनी सुबह क्यों जग गई बेटी, थोड़ा और सो लेती। नहीं मम्मी जी, मैं सोती रहूं, आप जागकर काम करें, यह अच्छी बात नहीं है, अनीता ने अपनी सास से कहा। अनीता एक संस्कारी लड़की थी। अनीता शादी के बाद रस्मों के हिसाब से केवल 5 दिन के लिए आई थी। आज उसका पहला दिन हो चुका था। दूसरे दिन जब अनीता जल्दी उठ जाती है तो सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अनीता काम करने में थोड़ी मदद करना चाहती थी, पर सास ने ये कहकर मना कर दिया कि नई बहू काम नहीं किया करती। लीलावती ने कहा कि
पहले तेरी विदा हो जाए, उसके बाद सारा काम तुझे ही करना है, कहकर सास अपने कामों में लग गई। जब दिन के 12 बज चुके थे, अनीता के आसपास बड़ी ही चहल पहल थी, पर उसके मन में एक उलझन थी कि उसने अभी तक मुकेश को नहीं देखा कि कैसा लगता है दिखने में उसका पति। ऐसा ही सोच रही, तभी मुकेश कमरे में आ जाता है। अनीता पल्लू में ही होती है, पर आहट से उसे एहसास हो जाता है कि मुकेश कमरे में आया है। पर मुकेश खुद इतना शर्मीला था कि उसने अनीता की तरफ चेहरा भी नहीं किया। कुछ लेने आया था कमरे से, जो लेने आया था वो लेकर वापस चला गया। पल भर में अनीता को ऐसा लगा कि जैसे उसकी जान ही अटक गई है। मुकेश के जाने के बाद अनीता की जान में जान आई। दोपहर से शाम हो गई। शाम को गठबंधन की रस्म रखी गई, जिसमें लड़की का गठबंधन के साथ कंगन भी खोला जाता है। लड़का और लड़की एक दूसरे का कंगन खोलते हैं। एक पीतल की परात में हल्दी का पानी रख दिया। पहले तो उस पानी में एक अंगूठी डाल दी गई। उस रस्म में शर्त ये होती है कि जो सबसे पहले अंगूठी ढूंढ लेता, दूसरा उसकी बात जीवन भर मानता है। दोनों ने अंगूठी ढूंढना शुरू किया, जिसमें मुकेश को सबसे पहले अंगूठी मिल गई। इसका मतलब अनीता शर्त हार गई। एक हाथ का पल्लू किए ऊपर से बिना देखे ढूंढना मुश्किल काम था, तो हार गई बेचारी। उसके हारने पर सभी ननंद बहुत खुश हुई। खुशी से बोली कि अब तो भाभी को भैया की हर बात माननी पड़ेगी। ननंद की बात सुनकर अनीता मन में कहने लगी कि मैं तो वैसे भी इनकी हर बात मानूंगी। गठबंधन छोड़ने की रस्म बहनों ने की, जिसमें ननंद को भाभी नेक देती है, तो ननंद ने थोड़े बहुत पैसे लेने से मना कर दिया, पर अनीता ने उसके मुंह मांगे पैसे उसे दे दिए। गठबंधन के बाद कंगन खोलने की रस्म शुरू हुई। इसमें भी ऐसा ही होता है कि जो सबसे पहले एक दूसरे का कंगन खोल लेता है, दूसरा उसकी बात माननी पड़ती है। इस रस्म में भी अनीता हार गई। शुरू से लेकर जितनी भी रस्में हुई, अनीता सब में हार गई। रस्म होने के बाद रात का समय आया, जिसमें भजन हुए। आसपास की औरतें आई हुई थी। अनीता ने ऐसे भजन गाए कि सारी औरतें मुंह ताकती रह गई। फिर बहुत सी औरतें ये कहने लगी कि बेशक लड़की गरीब घर की है, पर चतुर बहुत है। पैसा नहीं मिला तो क्या हुआ, इतनी चतुर बहू तो मिल गई। अब भजन खत्म हुए तो सारी औरतें अपने अपने घर चली गई और खाने का प्रोग्राम शुरू हुआ। अनीता तो चुपचाप एक कोने में बैठी रहती, शर्म के मारे। ननंद ने अनीता को खाना परोसा और खुद ने भी खाया। सोने का समय हो गया, सभी सो गए। अनीता भी ननंद के पास सो गई। अगली सुबह फिर से अनीता जल्दी जाग गई। उसकी सास आती है और कहती है, बेटा जल्दी नहा लेना, आज तुमको कुल देवी की पूजा करने जाना है। लीलावती ने कहा, जी मम्मी जी। अनीता ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। सास कहकर चली गई वहाँ से। अनीता ने उस दिन मायके से लाई साड़ी पहनी। लाल कलर की साड़ी में अनीता आज परी सी लग रही थी। मांग में लाल सिंदूर तो चांद के समान लग रहा था। हाथों में चूड़ा गजबी ठा रहा था। अनीता श्रृंगार कर ही रही थी कि तभी उसकी ननंद आ गई। वाह भाभी, क्या लग रही हो आप, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो आप एकदम। ननंद की बात सुनकर अनीता शर्मा जाती है। अनीता तैयार हो जाती है, तभी ननंद उसे कुल देवी के पास पूजा करने ले जाती है। पूजा करने के बाद कुछ रस्में थी जो घर की बहू को निभानी होती थी। अनीता ने वो भी पूरी की। तीसरा दिन भी ऐसे ही निकल गया। चौथे दिन अनीता का कमरा फूलों से सजाया गया था। सुबह से शाम हो गई थी। रात होते ही ननंद अनीता को सजे हुए कमरे में बैठा आई। घूंघट में बैठी अनीता सोच रही थी कि रोज तो सबके साथ बैठी रहती थी मैं, पर आज सुनसान कमरे में क्यों बैठा दिया है। रात के करीब 10 बज गए थे। अचानक से कमरे में किसी की आहट की आवाज सुनाई दी। अनीता आवाज सुनकर एकदम चौंक गई। उसने थोड़ा पल्लू ऊपर करके देखा तो कमरे में कोई पुरुष था। ये पुरुष कोई और नहीं, उसका पति था। अब तो अनीता के डर से ऐसी हालत हो गई थी कि ना तो मुंह से कुछ निकल रहा था, ना कहते कुछ बन रहा था, ना चुप रहते। मुकेश सीधा पलंग पर आके बैठ गया था। जैसे ही मुकेश पलंग पर आके बैठा, अनीता ने उसे हल्दी वाला दूध दे दिया जो ननंद ने देने को कहा था। मुकेश ने दूध पिया और दोनों में बातें होने लगी।
दोनों को बातें करते हुए सारी रात कब निकल गई पता ही नहीं चला। दोपहर में उसका भाई लेने आ गया। सास ने अनीता को तैयार होने को कहा। अनीता मायके जाने की खुशी में अपना सारा दर्द भूल गई थी। उसने अपने कपड़े एक बैग में रखे और जेवर अलमारी में ही रख दिए और अलमारी की चाबी अलमारी के ऊपर ही रख दी और अपने भाई के साथ मायके आ गई। मायके में माँ बहन बड़ी आस से अनीता के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अनीता ससुराल से आई, सबसे पहले माँ ने गले लगाया। सबने अनीता के ससुराल वालों के बारे में पूछा कि कैसे सभी लोग। तो अनीता ने बहुत तारीफ की अपने ससुराल वालों की। अनीता की बातों से अनीता की माँ निश्चित हो गई थी। उनको लगा कि जैसा वो सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है, अच्छे लोग हैं, वो तो मेरी अनीता खुश रहे बस, और मुझे क्या चाहिए। अनीता ने अपनी बहनों से सब कुछ शेयर किया। अनीता की सास ने अनीता के लिए कुछ पैसे दिए थे। बहुत प्यार से कहा कि अपना ख्याल रखना। कुछ दिन अनीता अपने मायके रही। फिर वो दिन आ गया जिस दिन अनीता की विदा होनी थी। मुकेश अनीता को लेने अनीता के घर पहुंच गया। अनीता की विदाई के समय भी वही हाल हो गया घर का जो पहली बार विदाई में हुआ था। रोते रोते अनीता अपने ससुराल आ गई। अब ससुराल में पहुंचते ही अनीता घर के काम में भी हाथ बटाने लगी थी। हाथ बटाने के साथ साथ लीलावती ने अनीता को घर वालों की सारी जिम्मेदारी अनीता को सौंप दी, केवल काम की जिम्मेदारी। इसके अलावा अनीता को अपने घर में इतना भी हक नहीं कि अपनी मर्जी से वो कुछ उठा सकती थी। एक दिन अनीता की सास ने अनीता से सोने का हार मांगा पहनने के लिए। अनीता ने अपनी अलमारी की चाबी दे दी और कहा, मम्मी अलमारी के अंदर वाले दराज में रखा है, तू निकाल कर नहीं दे सकती है, खुद निकाल कर दे। जी मम्मी। अनीता ने अलमारी की चाबी ली और अलमारी खोली तो उसमें एक भी जेवर नहीं था। मम्मी इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैं तो यहीं रख कर गई थी। अनीता ने अपनी सास से कहा, तो तुझे क्या लगता है मैंने ले लिए? अगर यहाँ रख कर गई थी तो कहाँ गए गहने? लीलावती के इतना कहते ही अनीता जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, मम्मी मुझे नहीं पता कहाँ गए गहने, मैंने तो यहीं रखे थे। अनीता ने फिर से कहा, अपने मायके देकर आ गई है जेवर और कहती है कि यहीं रखे थे। तेरे बाप के पास तो वैसे भी कुछ नहीं था, वो तो हम थे कि हमने शादी कर ली और तू जेवर ही दे आई मायके में। लीलावती के मुंह से ऐसे शब्द अनीता के कानों में किसी कांटे की तरह चुभ रहे थे, पर रोते रोते उसने एक ही बात कही, नहीं मम्मी, मेरे पापा गरीब जरूर हैं पर उन्हें किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैंने जेवर अपने मायके में नहीं दिए। मम्मी मेरा विश्वास करो, मैं चाबी अलमारी के ऊपर ही रख कर गई थी। ऐसे नहीं बताएगी तू, आने दे मुकेश को, तब तुझे देखती हूँ। लीलावती के शब्दों ने अनीता के दिल की भावनाओं को तार तार कर दिया था और बहुत रोई वो। अपनी सास को बहुत समझाया पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। शाम को पूरा काम निपटाकर अनीता अपने कमरे में ही गई। तभी मुकेश आ गया था काम से। सास ने सबसे पहले अनीता की शिकायत की, उस बात की जो दिन में हुई थी। मुकेश तो घर वालों की बातों के अलावा किसी की मानता ही नहीं था, तो उसने अपनी माँ की बात पर विश्वास कर लिया। घर में मुकेश के आते ही लीलावती हंगामा शुरू कर देती है, देख तेरी बहू के जेवर गायब है, न जाने किसको दे आई है और हमसे कह रही है कि मैं यहीं रख कर गई थी। हम पर इल्जाम लगा रही है तेरी बहू। लीलावती ने मुकेश से चिल्लाते हुए कहा, माँ देख लो यहीं कहीं रखे होंगे, आपने सही से देख लिए। मुकेश ने अपनी माँ से कहा, तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रही हूँ, तू तो जोरू का गुलाम हो गया है। अगर जेवर तेरी बहू ने मायके में नहीं दिए तो कहाँ गए? तू ये कहना चाहता है कि मेरी बेटियों ने चुरा लिए जेवर? लीलावती ने गुस्सा होते हुए मुकेश से कहा, नहीं माँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि क्या पता यही हो, अगर नहीं है तो पूछता हूँ अभी। मुकेश कमरे में आया और अनीता से पूछने लगा, जेवर कहाँ है? अजी मुझे नहीं पता, जब मैं घर में गई थी तो यहीं थे, पर लौटकर आई तब मुझे मिले ही नहीं अलमारी में। अनीता रूहानसी होते हुए कहा, तू कहना क्या चाहती है? मेरी माँ ने जेवर लिए हैं? अजी मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता, अनीता ने कहा। अनीता की बात सुनकर मुकेश ने जोरदार थप्पड़ दिया अनीता के चटाक।
कि सच में कह रही हूँ, मुझे नहीं पता, अनीता ने फिर रोते हुए कहा। जब मुकेश ने अनीता को मारा तब लीलावती देख रही थी। अनीता को मार खाता हुआ देखकर बोली, और मार इसे, नीच घर से आई है, कुछ देखा तो है नहीं, बाप भी न जाने कैसा है जो जेवर रख लिए। अपनी माँ के कहने पर मुकेश ने अनीता को बहुत मारा, इतना मारा कि अनीता के हाथों और पीठ पर नीले निशान पड़ गए। अनीता तो सिर्फ एक कोने में सिसकती रही। मुकेश मारने के बाद खुद तो खाना खाने लगा और अनीता को सिसकता हुआ छोड़ दिया वहीं। तभी मुकेश खाना खाने के बाद खुद सोने चला गया। लीलावती अपनी पति से कहने लगी, इसे कल मायके छोड़कर आना और इसके बाप से कहना कि जेवर बनवा के दे या अपनी बेटी को अपने घर बिठाए। अरे भाग्यवान, तुम कैसी बातें कर रही हो, जेवर खो गए तो खो जाने दो, बहू से बढ़कर है। बहू से खाने की तो पूछ लेती, उसे भी तो भूख लगी होगी। वंशीधर ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तुम न शांत रहो, ज्यादा तरफदारी आ रही है अपनी बहू की तो तुम भी चले जाना उसी के साथ। लीलावती ने गुस्से में कहा और उठकर चली गई वहां से। जैसे ही वो अनीता के कमरे के आगे गुजरी तो उसने देखा कि बड़ी बेटी अनीता को खाना दे रही थी। श्रीदेवी, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे खाना देने की? ये आज सारी रात भूखी रहेगी, चल तू यहाँ से। मम्मी, भाभी को भी तो भूख लगी होगी, श्रीदेवी ने कहा। तू चल रही है कि नहीं भाभी की बच्ची? लीलावती अपनी बड़ी बेटी को खींचकर ले गई वहां से। अनीता के कमरे का दरवाजा लगाकर चली गई। सारी रात बंद कमरे में अनीता सिसकती रही। सारा घर खाना खा के सो गया। अनीता बंद कमरे में भूखी रही। लीलावती के आगे घर में किसी की नहीं चलती थी। दूसरे दिन सुबह वंशीधर अनीता को अनीता के घर छोड़ आए। ऐसे अचानक अनीता को मायके में देख घर वालों को बहुत ही अजीब लगा। घर में अनीता के पिता ने वंशीधर का स्वागत किया। तभी वंशीधर बोले, स्वागत बाद में करना, पहले आपकी बेटी जो जेवर लेकर आई है वो हमें वापस चाहिए। जेवर सुनते ही रामदत्त को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, समधी जी, कौन से जेवर की बात कर रहे हैं आप? ज्यादा भोले मत बनिए आप। आपकी बेटी ने जेवर गायब कर दिए। वो जेवर लेकर तो आपके यहीं आई होगी ना? वंशीधर ने कहा, जी नहीं समधी जी, हम लड़की वाले हैं तो हमें अपनी बेटी की खुशियाँ चाहिए, हम क्यों लेंगे अपनी बेटी के जेवर? अनीता की माँ अनीता से पूछती है, कहाँ गए जेवर? जब तू यहाँ आई थी तब तो लेके नहीं आई थी, फिर कहाँ गए जेवर? बता कहाँ है? अनीता की माँ ने पूछा। माँ, मुझे सच में नहीं पता, जब मैं यहाँ आई थी तब सब वहीं रख कर आई थी, पर न जाने किसने ले लिए जेवर। मेरी सास कह रही है कि मैं यहाँ देकर आई हूँ। मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ गए जेवर। अनीता ने अपनी माँ के आगे रोते हुए कहा। अनीता की माँ को विश्वास था अपनी बेटी पर। वंशीधर अनीता को छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। बहुत समय बीत गया। रामदत्त ने सोचा कि कभी जेवर मिल जाएंगे तो कभी तो लेने आएंगे ही ये लोग। समय अपनी रफ्तार से निकलता रहा पर अनीता को कोई लेने नहीं आया। अनीता को उम्मीद थी कि मुकेश लेने आएगा, पर कोई लेने नहीं आया। कुछ समय बाद रामदत्त ने पंचायत रखी, जिसमें न्याय ये हुआ कि आधे जेवर वंशीधर बनवाएंगे और आधा जेवर रामदत्त बनवाएंगे। लड़की के पिता थे रामदत्त, इसलिए उनको झुकना पड़ा। पर इस बीच हुई घटना में समझ चुके थे कि उन्होंने रिश्ता गलत घर में कर दिया। इससे अच्छा तो उनकी 4 और लड़कियां हैं। वो गरीब बेशक है पर सुखी है। उनकी भाई की भी बेटी गरीब घर में थी। उनके बेशक 6 लड़के थे, पर मेरी भतीजी खुश तो है। रिश्ता तो मेरी बेटी के लिए ही आया था, पर मैंने अपनी बेटी का नसीब जानबूझकर फोड़ दिया। मैं तो बाप कहलाने भी लायक नहीं हूँ। रामदत्त ने दुखी होते हुए अपनी पत्नी से कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सब हमारी बिटिया का भाग्य है। वैसे भी अब तो आपने आधे जेवर बनवाने के लिए कह दिया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। रामदत्त ने न्याय के मुताबिक आधे जेवर बनवा दिए। अनीता के ससुराल में जेवर सहित अनीता को छोड़ आए। कुछ दिन सब ठीक रहा। फिर लीलावती हर बात पर अनीता को ताने मारती थी कि जेवर खुद ने गायब कर दिए और तेरे बनवाने के लिए उन्होंने जो कर्ज लिया है उसका कौन उतारेगा। एक बार अनीता ने शांत भाव से कहा, मम्मी, जितना भी कर्जा लिया है पापा ने मैं उतारूंगी। तू कैसे उतारेगी?
कसम करेगी अब नया। सास के ऐसे शब्द बोलने पर भी अनीता चुपचाप कहती है कि मम्मी, मैं कोट पैंट की सिलाई बहुत अच्छे से कर लेती हूँ और मुझे दरी बनाना भी आता है। मैं दिन रात मेहनत करके पापा का सारा कर्ज उतार दूंगी, आप चिंता मत करिए। अनीता ने विनम्र भाव से कहा। हाँ, तो मुझ पर कौन सा एहसान करेगी, तूने ही तो जेवर गायब किए हैं, कहकर लीलावती वहां से चली गई। अनीता ने दिन रात मेहनत की, कोट पैंट की सिलाई और दरी बनाना शुरू कर दिया। सुबह से घर का काम, रात में भी घर का काम, घर के काम से जितना भी टाइम मिलता अनीता कोट पैंट की सिलाई करती और मुकेश का संपर्क अनीता से केवल अपनी हवस मिटाने के अलावा कोई मतलब नहीं था। अनीता दिन रात काम करती थी, सो भी नहीं पाती थी। अनीता बीमार रहने लगी थी, फिर भी काम करती थी। उसने सारा कर्ज निपटाने के लिए सारा पैसा अपनी सास को देती रही। अब तो अनीता को मोहल्ले में सब जानने लगे थे। इसकी बुनाई हुई दरी और कोट पैंट का नाम बहुत हो गया। हर कोई अनीता की तारीफ करता था। मुकेश से ज़्यादा आमदनी अनीता की हो गई थी। अब लीलावती से ये नहीं देखा जा रहा था कि अनीता की तारीफ हो रही है। उसने अनीता को पागल साबित करने के लिए हर तरफ बुराई करती कि मेरी बहू तो पागल है, अच्छे से काम भी नहीं करना आता उसे। जानता तो सारा मोहल्ला था कि गलती किसकी है, पर शायद मुंह पर कोई कुछ कहता नहीं था। पर लीलावती समझ चुकी थी ऐसा कोई नहीं मानेगा। तब लीलावती ने अपनी मन की जलन मिटाने के लिए अनीता को करंट के शॉट लगवा दिए। फिर अनीता पागल तो नहीं हुई, पर उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया। लीलावती का इससे भी मन नहीं भरा तो उसने मुकेश को नीता के पास जाने से मना कर दिया। पर मुकेश ने अपनी माँ की हर बात मानी, पर अपनी हवस मिटाने के लिए जब भी उसे अनीता की ज़रूरत पड़ती वो अनीता के पास जाता। उसने एक बार भी नहीं देखा कि अनीता की ज़िंदगी से क्या हो गई। जब अनीता का माइंड डिस्टर्ब हो गया तो ननंद और ससुर सास उसे सब पागल बुलाने लगे। अब मोहल्ले वालों को भी पता चल गया था कि इनकी बहू पागल है। वंशीधर भी अनीता को उसके मायके ये कहकर छोड़ाते हैं कि पागल लड़की हमारे पल्ले बांध दी है। इतना कुछ हुआ अनीता के साथ, पर मायके वालों को अनीता ने एक बार भी नहीं बताया। तो खुद ही वंशीधर जब घर छोड़ने गए तो सब पता चल गया। अनीता की ऐसी हालत देख माँ का कलेजा फट गया, पर वो खुद मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी गरीबी के कारण। मायके वालों ने अनीता के ससुराल वालों से कुछ नहीं कहा। वंशीधर अनीता को छोड़कर अपने घर वापस चले गए। अनीता के ससुराल वालों का यही कहना था कि अनीता पागल हो चुकी है। अनीता के घर वाले दिल पर पत्थर रखकर रह गए। अगर वो पुलिस में कहते तो उसमें भी पैसा खर्च होता है, और इतना पैसा उनके पास नहीं था। अनीता की शादी का कर्ज पहले से ही था और अनीता के ससुराल वालों के पास पैसा बहुत था। उनकी बराबरी कर सके इतनी रामदत्त की हैसियत नहीं थी। किसी ने अनीता के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। अनीता अपने मायके में ही रही। सबने कह दिया बेचारी की किस्मत ही ऐसी है, जो नसीब में लिखा था वो हो गया। अनीता को 1 साल मायके में ही बीत गया। फिर एक दिन वंशीधर अनीता को लेने आ गए, क्योंकि उनकी बेटी की शादी आ गई थी। मायके वालों ने खुशी खुशी अनीता को ससुराल भेज दिया। वंशीधर के साथ अनीता दोबारा अपने ससुराल में आ गई। अनीता दिन भर काम करती रहती और शादी में गीत संगीत होता तो अनीता की सास अनीता को कभी गाने नहीं देती थी, ना दूसरी औरतों के सामने आने देती, बस काम में ही लगाई रहती। लीलावती मुकेश से भी नहीं मिलने देती थी अनीता को। अनीता अपने पति से बहुत ही प्रेम करती थी। वो सिर्फ उसे देखने मात्र से ही खुश थी। शादी के बीच में गीत संगीत में एक औरत ने अनीता से नाचने के लिए बोल दिया। सास ने तो अनीता को बहुत रोका, पर वो औरत जबरदस्ती ले गई। जैसे ही उसने नाचना शुरू किया, उसने माता का रूप ले लिया। अनीता के शरीर में बचपन से ही माता का वास था। वो बहुत ही पूजा करती थी माता रानी की। जब माता ने अनीता के शरीर में प्रवेश किया तो एक औरत ने अपने घर की समस्या का निवारण पूछा। एक एक करके सभी ने अपनी समस्या का निवारण पूछा। तभी एक ननंद ने अनीता बनी माता रानी से पूछा कि भाभी, जेवर खो गए, वो किसने लिए, कहाँ गए माता? माता ने गुस्से में कहा कि वो तेरी माँ और पिता ने मिलकर चुराए हैं। ननंद ने अपनी माँ का मुंह देखा
जिससे लीलावती बोली, मैंने क्यों चुराए होंगे, इस पर माता नहीं है, ये माता बनने का दिखावा कर रही है। कहकर लीलावती अनाप शनाप बकने लगी, जिस पर माता क्रोधित होकर बोली, सुन, मैं जा रही हूँ, पर तेरी हरकतों से तेरा वंश कभी नहीं बढ़ेगा। कहकर माता तो चली गई। अनीता ने अपने बालों को बांधा। अब सभी शक की निगाह से लीलावती को देख रहे थे। अब सभी जान चुके थे कि गहने अनीता की सास ने चुराए थे और इल्जाम अनीता के मायके वालों पर डाल दिया। धीरे धीरे अनीता की ननद की शादी सभी रस्मों के साथ हो गई। शादी होने के बाद मुकेश फिर छोड़ आया अनीता के मायके। अब अनीता की जिंदगी दो पहलू में बट गई थी। अगर अनीता एक बार मायके आ जाती तो ससुराल में कोई लेने नहीं आता, और अगर ससुराल में आ जाती तो मायके से कोई लेने नहीं आता। सास केवल अनीता को अपनी बेटियों की शादी में काम के लिए बुलाती, 2 महीने रहने के बाद उसके मायके भेज देती, और मायके वाले भी जब तक मन करता साथ रखते और मन ना करता तो ससुराल छोड़ देते। अनीता का दिमाग डिस्टर्ब होने की वजह से ना वो किसी से कुछ कहती, कैसा उसके साथ बर्ताव होता, चुपचाप सहती रहती। अनीता की जिंदगी शादी के बाद खराब से खराब होती गई। अनीता की शादी को समय के साथ 15 साल हो गए थे, पर कोई बच्चा नहीं हुआ था। तब अनीता की 5 ननदों की शादी हो गई थी। कुछ दिन मायके में रहती अनीता, कुछ दिन ससुराल में। 2 पहलू में बट गई थी अनीता की जिंदगी। मायके में भी अनीता की भाभी परेशान करती थी, और ससुराल में सास। अनीता भूल गई थी कि सुख क्या होता है। जो उसे जैसा कह देता वो वैसा ही करती अनीता। ससुराल में तो अनीता को लीलावती भरपेट खाना भी नहीं देती थी, और तो और सारा दिन काम करवाती, कुएं से पानी भरना, सारे घर को लीपना और न जाने क्या क्या। अगर कोई गलती भी हो जाती तो मार पड़ती वो अलग। मुकेश भी अपनी माँ के कहने पर चलता था। वो वही बात मानता जो उसकी माँ कहती। वो अनीता की तकलीफ कभी नहीं समझता। अनीता जब तक अपने मायके रही तब तक खुश रही। उसके बाद तो उसकी जिंदगी दहेज के लालची लोगों ने नरक से बदतर कर दी थी। अनीता के साथ मुकेश की भी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, पर अपनी माँ की हर बात मानने के चक्कर में मुकेश भी कभी बच्चों का सुख नहीं पा सका। ना वंशीधर ने कभी पोते का मुंह देख पाया, पर लीलावती तो अपनी बेटियों के बच्चों को ही अपना वंश मानती थी। उसे अनीता के दुखों से कोई मतलब नहीं था। अनीता की जिंदगी बस अब एक जुल्म के अलावा कुछ नहीं रह गई थी। वो हंसना तो भूल गई थी। वो तो केवल ये कुछ हाड़ से बने शरीर में एक जान बाकी रह गई थी, जो अब मरने के इंतजार में है। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं कि इंसान को कुछ समझ नहीं आता है कि गलत क्या है और सही क्या है। अनीता, जो कि एक भोली भाली लड़की थी, चतुर भी बहुत, पर कभी कभी ज़्यादा समझदार और चतुर होना भी मुश्किल में डाल देता है। हमारे अपने ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा ही हुआ अनीता के साथ भी। उसके पति ने ही उसका साथ नहीं दिया। सास, जिसे माँ का दर्जा दिया जाता है, उसी ने अनीता के साथ साथ अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी। लीलावती पर अपनी बहू की तरक्की नहीं देखी गई। उसे लगा कि अगर अनीता का मोहल्ले में नाम हो गया तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। झूठी साख की वजह से लीलावती ने अपना घर बर्बाद कर लिया। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने साख के चक्कर में अपनों की ही बलि दे देते हैं। लीलावती ने जो किया उसे उसके वंश तक नहीं बढ़ सका तथा बदनामी भी हुई। अनीता एक भोली भाली लड़की थी जिसकी जिंदगी कुछ गहनों से शुरू हुई और मौत की कगार पर आके खत्म हो गई। अनीता केवल तकदीर का मोहरा बनकर रह गई थी। अनीता ने बहुत कोशिश की ससुराल को अपना बनाने की, पर मुकद्दर का लिखा वो भी ना मिटा सकी। जिस जिंदगी के सपने सजाए थे अनीता ने, उसे उसमें से आधी खुशियां भी नसीब नहीं हुई। जिसे पति बनाकर देवता समझ बैठी थी अनीता, वो ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अनीता बेशक मुकेश से बहुत प्रेम करती थी, पर प्रेम कभी एक तरफा नहीं निभाया जा सकता है, और निभाया भी जाए तो कब तक। अनीता अपने दिन ऐसे तैसे काट रही थी। पर कितनी अजीब बात है ना, हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ औरतों को ही गलत मानते हैं। औरत अपने पति के घर को अपना घर समझकर सब कुछ नौछावर कर देती है, फिर भी पुरुष यही कहता है, तूने किया ही क्या है। लीलावती की जलन ने अनीता की जिंदगी बर्बाद कर दी।
लीलावती को लगता था कि अगर ये ज़्यादा कमाई करने लगी तो कहीं आगे जाकर मेरे बेटे को मुझसे दूर ना कर दे। शायद उसे अपनी परवरिश पर ही भरोसा नहीं था। अनीता इतनी चतुर होते हुए भी हार गई। जो पिता सबसे ज़्यादा जिस बेटी को चाहता था उसकी ही जिंदगी खराब कर दी। जानबूझकर नहीं की, पर खराब तो हो गई थी ना। एक कदम अगर बेटी की जिंदगी संवारने में लगाया होता तो जिंदगी सुधर जाती, पर नहीं। अगर कभी उस बेटी के दर्द को सुना होता तब महसूस होता कि वो बेटी कितने दर्द में थी। पर बेटी को विदा करने तक माता पिता का फर्ज रहता है। शायद उसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। माँ बाप जो योगदान लड़के को पालने में देते हैं वो लड़की को पालने में भी देते होंगे। फिर शादी के बाद वो जिम्मेदारियों से मुक्त कैसे हो जाते हैं? क्या अपनी बेटी का दर्द भी नहीं सुनेंगे? क्या शादी होने के बाद अपनी बेटी अपनी नहीं रहती है? क्या उसका दर्द सुनने वाला मायके में कोई नहीं होता है? जो अनीता के साथ हुआ वो बहुत सी लड़कियों के साथ होता है। पर माता पिता यही सोचकर शांत रह जाते हैं कि अगर किसी को पता लगेगा कि हमारी लड़की परेशान है तो लोग कहेंगे कि लड़की के लिए अच्छा घर नहीं देखा, बदनामी होगी और न जाने क्या क्या। मन से यही सोच लेते हैं और तो और उसी सोच की वजह बहुत सी लड़कियां मौत की बलि चढ़ जाती है, कुछ घुट घुट कर जिंदगी जीती है। अगर अनीता आवाज भी उठा सकती थी, पर संस्कारों से बंदी जो थी, उसने अपने घर में माँ को हमेशा पिता या दादी की हुकूमत करते देखा था। जो देखा वही सीखा। माता पिता अच्छी परवरिश देते हैं, पर कभी कभी हद से ज़्यादा अच्छा बनना भी इंसान के लिए हानिकारक बन जाता है। अनीता को उसकी अच्छाई ने ही जीते जी मार दिया। इतनी अच्छाई आई कहाँ से? मायके से, जहाँ सिर्फ यही सिखाया जाता है कि सास की बात मानना, पति तुम्हारा भगवान है। ससुराल के लिए बहुत से नियम सिखाए जाते हैं जिसमें खुद की खुशियों को भी मारना पड़ता है। पर कभी मायके वाले लड़की को ये क्यों नहीं सिखाते कि ज़रूरत पड़ने पर दुर्गा भी बनना ज़रूरी है। हमेशा शांत रहना भी कभी हमारे बहुत हानिकारक बन जाता है। माना की इज्जत करना सीखना चाहिए ससुराल वालों की, पर इतनी इज्जत भी किस मतलब की खुद की इज्जत खत्म हो जाए। अनीता के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसकी खुद की इज्जत खत्म हो गई थी। उसने सबको प्यार दिया, सबकी इज्जत की, पर उसके साथ क्या हुआ? अक्सर ज़्यादा अच्छाई ही इंसान को मार देती है। अनीता की जिंदगी बर्बाद करने में मुकेश और लीलावती ही जिम्मेदार नहीं थे। अनीता की जिंदगी खराब होने में पूरा ससुराल और उसके मायके वालों के साथ साथ अनीता खुद भी थी। अगर अनीता समय से पहले कुछ करती तो शायद आज उसका घर इसके पास होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये काल्पनिक घटना है? नहीं, ये सच्ची घटना है। और आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां औरतों को केवल काम के लिए ही समझा जाता है। जहां तक हमारी नज़र है वहां तक औरतों के लिए सुरक्षा भी है, कानून के साथ आज़ादी भी है और सम्मान भी है। पर हमारी नज़र से दूर भी कुछ ऐसी जगह है जहां औरतों की स्थिति में बिल्कुल सुधार नहीं आया है। वर्षों पहले जो औरतों के साथ होता था आज भी वहां वही होता है। जो अनीता के साथ हुआ वो भविष्य में किसी के साथ ना हो। पर इस अत्याचार में सहन करने वाले की गलती से लोगों को बढ़ावा मिल जाता है। बुराई इसलिए नहीं बढ़ी कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ी है क्योंकि सहन करने वाले बढ़ गए हैं। मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।